हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री। हिंदी में उसको पृष्ठ रसायन बोलते हैं। तो मान लो कोई भी बॉडी हो, ऐसे होता है, इसका कोई भी किसी बॉडी का वह पार्ट जिसको हम लोग टच कर सकते हैं उसको कहते हैं सरफेस, हिंदी में कहते हैं पृष्ठ। और अंदर वाला पार्ट जो है उसको बल्क कहेंगे। बल्क हिंदी में स्थूल भी कहते हैं, या दूसरा नाम आयतन से इंडिकेट कर सकते हैं, अंग्रेजी है इसका वॉल्यूम। बाहर वाला सरफेस क्या कहता है? बल्क। यहाँ नाम से क्लियर, सरफेस केमिस्ट्री ये भी फिजिकल केमिस्ट्री की ही ब्रांच है। तो केमिस्ट्री के इस ब्रांच में हम लोग केवल उन सभी प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे जो कहाँ पर होंगे? सरफेस पर होंगे। इसकी परिभाषा होगी द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी दी डिफरेंट प्रोसेसेस which occurs at the surfaces are called surface chemistry। मतलब भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृष्ठों पर होने वाले विभिन्न प्रक्रमों का अध्ययन करते हैं, पृष्ठ रसायन कहलाती है। और सरफेस पर होने वाले जो प्रोसेसेस हैं, जिसमें से मेनली 3 हैं। एक का नाम है एडजॉर्प्शन। इस चैप्टर में हम लोग 3 पार्ट में इस चैप्टर को पढ़ेंगे। एक नाम है एडजॉर्प्शन और दूसरा नाम है कैटालिसिस और तीसरा प्रोसेस है कोलाइडल स्टेट। ये तीनों के तीनों जो फिनोमिना है, ये सब सरफेस फिनोमिना है और इन सब के बारे में इस चैप्टर में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम एडजॉर्प्शन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद अगला पार्ट रहेगा कैटालिसिस, उसके बाद पार्ट रहेगा कोलाइडल स्टेट। तो एडजॉर्प्शन वाला पार्ट पढ़ने में हमको कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, उनके बारे में जानना जरूरी होगा। तो एडजॉर्प्शन में एक टर्म होगा एडजॉर्प्शन और दूसरा रहेगा एब्जॉर्प्शन, फिर तीसरा है सार्प्शन, चौथा है डिसॉर्प्शन, फिर है एडजॉर्बेट, नेक्स्ट है एडजॉर्बेंट, नेक्स्ट है ऑक्लूजन, फिर है फ्री वैलेंसी, या उसी को दूसरे नाम से लिखेंगे रेजिडुअल फोर्स, या दूसरा नाम होगा एक्टिव सेंटर। इसमें से एडजॉर्प्शन का हिंदी होगा अधिशोषण, इसका होगा अवशोषण, इसका होगा शोषण, इसका होगा विशोषण, इसका होगा अधिशोष, इसका होगा अधिशोषक, इसका हिंदी और अंग्रेजी सेम नाम से जाना जाएगा ऑक्लूजन। ये फ्री वैलेंसी माने मुक्त संयोजकता है, रेजिडुअल फोर्स माने अवशिष्ट बल, एक्टिव सेंटर माने सक्रिय केंद्र रहेगा। तो इन सब के बारे में अगर हम लोग जान गए तो उसमें जो पहला पार्ट है एडजॉर्प्शन, उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो एक हम एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे मान लो यही बुक है, ये बुक है, इस बुक का जो ये पार्ट है जिसको हम लोग टच कर पा रहे हैं, ये होगा सरफेस, और अंदर वाला जो पार्ट होगा ये सब बल्क कहलाएंगे। इस पर अगर इस बुक पर ऐसे चाक को पीस कर महीन सा करके इस पे गिराया जाए तो चाक के जो पार्टिकल्स होंगे इसके बुक के सरफेस पे आके रुक जाएंगे, अंदर नहीं जा पाएंगे। तो अगर सरफेस पे आके रुक गए तो उस प्रोसेस को बोलेंगे एडजॉर्प्शन। और अगर पानी गिरा दिया जाए, वाटर, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके सरफेस को तो भिगोएंगे ही भिगोएंगे और सरफेस को पार करके कहाँ पहुँच जाएंगे? अंदर। तो वो एडजॉर्प्शन तो होगा, साथ में और क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। अगर मॉलिक्यूल सरफेस के अंदर भी प्रवेश कर जाए तो उसको साथ में क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन भी बोलेंगे। ठीक है, इस तरह से दोनों घटना होगी। इसको हम समझाएंगे एग्जाम्पल के द्वारा। मान लेते हैं कि एक बड़ा सा ऐसे कंटेनर है, इस बड़े से कंटेनर में वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर भरा हुआ है। इस बड़े से कंटेनर में वाटर भरा हुआ है।
अब इस बड़े से कंटेनर में वाटर भरा होगा, इसमें एक पत्थर का टुकड़ा डालेंगे, पूरा सॉलिड रहेगा। तो पत्थर के टुकड़े को जब डालेंगे तो पत्थर का टुकड़ा आके ऐसे यहाँ बैठ जाएगा। अब इस पत्थर के टुकड़े के सरफेस के चारों ओर वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐसे आके चिपक जाएंगे, ठीक है। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स आके इसके चारों ओर चिपक जाएंगे, अंदर नहीं जा पाए। तो इस घटना में केवल मॉलिक्यूल्स कहाँ जुड़े हैं, सरफेस पर। इस घटना को बोलेंगे एडजॉर्प्शन। और मान लो एक स्पंज का टुकड़ा डाल दें, स्पंज जो मतलब सुख्ता टाइप का हो, उसको अगर डाल देंगे तो वाटर मॉलिक्यूल इसके सरफेस पे तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन सरफेस के साथ साथ कुछ मॉलिक्यूल इसके अंदर भी प्रवेश कर जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, एडजॉर्प्शन तो हो ही रहा है, मतलब सरफेस पर जुड़ ही रहेंगे और साथ में और कहाँ चले जा रहे हैं, अंदर। तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, मतलब एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन की घटना साथ साथ हो रही है। अगर दोनों घटना साथ साथ हो उसको एक साथ बोलते हैं सार्प्शन, हिंदी में कहेंगे शोषण। एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन की घटना साथ साथ हो, उस घटना को क्या बोलते हैं, शोषण बोलते हैं। जैसे हमारे पास एक पत्थर का एक टुकड़ा था जिस पर कौन आके जुड़े, ये वाटर मॉलिक्यूल्स आके जुड़े, किसके सरफेस पे जुड़े हैं, ये पत्थर के सरफेस पर। तो जिसके सरफेस पे जुड़ते हैं उसको बोलते हैं एडजॉर्बेंट, हिंदी में कहते हैं अधिशोष्य। और जो लोग आके जुड़ते हैं उसको, सॉरी, जिस पर आके जुड़ते हैं उसका नाम है अधिशोषक, और जिस पर जो लोग आके जुड़ेंगे उसको बोलेंगे एडजॉर्बेट, हिंदी में बोलेंगे अधिशोष्य, ठीक है। जिसके सतह पर आके जुड़ेंगे उसको बोलेंगे एडजॉर्बेंट, और जो लोग आकर जुड़ेंगे उसको क्या बोलेंगे, एडजॉर्बेट, या हिंदी में कहते हैं अधिशोष्य। और अगर केवल सरफेस पर जुड़े एडजॉर्प्शन, सरफेस के साथ साथ बल्क में भी प्रवेश करेंगे तो उसको एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। अगर एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन की घटना साथ साथ होगी तो उसको सार्प्शन बोलेंगे। ये जो एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल एडजॉर्बेंट के सरफेस पे आके जुड़े हैं, अगर किसी भी तरीके से मान लो इसको हल्का सा हीट कर दिया जाए या धूप में ले जाके रख दें, अगर धूप में ले जाके रखते हैं या हल्का सा हीट करें और एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल अगर इसके सरफेस को छोड़ के हट गए, इसके मॉलिक्यूल एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल इसके सरफेस को छोड़ के हट गए, किसके, एडजॉर्बेंट के, तो इस घटना को बोलते हैं विशोषण। क्या बोलते हैं, विशोषण मतलब डिसार्प्शन। जुड़े हुए मॉलिक्यूल का हटना ही कहलाएगा डिसार्प्शन, और मॉलिक्यूल का जुड़ना कहलाएगा सार्प्शन या एडजॉर्प्शन कहलाएगा। इस तरह से ये है एडजॉर्प्शन और ये एब्जॉर्प्शन, ये सार्प्शन, डिसार्प्शन, एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेंट। नेक्स्ट प्रोसेस है ऑक्लूजन। जो ऑक्लूजन है वो भी एडजॉर्प्शन ही ऑक्लूजन का दूसरा नाम है, लेकिन एडजॉर्प्शन को ऑक्लूजन तब कहते हैं जब गैस का एडजॉर्प्शन हो सॉलिड सरफेस पर। अगर गैस मॉलिक्यूल किस पे जुड़ रहे हैं, सॉलिड सरफेस पे, तो उसको एडजॉर्प्शन की जगह पे ऑक्लूजन वर्ड यूज किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल है एडजॉर्प्शन ऑफ H2 ऑन Pt, एडजॉर्प्शन ऑफ H2 ऑन Pt, Pt सॉलिड स्टेट में रहेगा, H2 गैसियस स्टेट में रहेगा। जैसे एक मान लो प्लेटिनम का ऐसे वायर है, हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में पढ़े हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसमें ये पार्ट इसको देखा गया है। मान लो ये प्लेटिनम का वायर है, अगर इस पर H2 गैस को भेज दी जाएगी तो H2 गैस इस पर आके इतने अच्छे से एडजॉर्ब हो जाएंगे इसके चारों ओर प्लेटिनम के, ये लगता ही नहीं है प्लेटिनम का वायर है, लगता है हाइड्रोजन का वायर है। तो ये H2 गैस जो एडजॉर्ब हो रही है किस फेज में है, गैसियस फेज में है H2 गैस, और किस पर एडजॉर्ब हो रही है, प्लेटिनम वायर पर, वो किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। इस तरह से सॉलिड पर एडजॉर्ब हो रही है कौन, गैस, तो ये किसका एग्जांपल है, ऑक्लूजन का एग्जांपल है। ऑक्लूजन के बारे में एक साइंटिस्ट है थॉमस ग्राहम, इन्होंने बताया था, थॉमस ग्राहम ने बताया था कि जब गैसों का सॉलिड पर एडजॉर्प्शन होता है तो उसको एडजॉर्प्शन वर्ड के जगह पे ऑक्लूजन वर्ड दिया जाता है। और बहुत अच्छा एग्जांपल है एडजॉर्प्शन ऑफ H2 ऑन प्लेटिनम। एक और एग्जांपल एडजॉर्प्शन ऑफ H2 ऑन पैलेडियम, Pt नहीं Pd रहेगा, 46 होता है पैलेडियम का एटॉमिक नंबर।
तो इस तरह से ये ऑक्लूजन भी शब्द आ गया कि एक बार फिर से बताते हैं पूरा का पूरा। सरफेस केमिस्ट्री कहता है भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृष्ठों पर होने वाले प्रक्रमों का अध्ययन किया जाता है, सरफेस केमिस्ट्री कहलाती है। द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी दी डिफरेंट प्रोसेसेस विच ऑकर्स एट द सरफेसेस और कॉल्ड सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत टोटल 3 प्रकार के फिनोमिना हमको इस चैप्टर पढ़ना है। पहला है एडजॉर्प्शन, सेकंड है कैटालिसिस, थर्ड है कोलाइडल स्टेट। इसमें से फर्स्ट एडजॉर्प्शन लेके आगे हम लोग बढ़ेंगे। एडजॉर्प्शन क्या होता है? अगर किसी भी सब्सटेंस के केवल सरफेस पर मॉलिक्यूल्स आके जुड़ेंगे तो उसको एडजॉर्प्शन बोलेंगे, और सरफेस के साथ बल्क में भी प्रवेश कर जाएंगे तो एडजॉर्प्शन के साथ साथ एब्जॉर्प्शन भी होगा। अगर दोनों घटना साथ साथ हो उसको सार्प्शन बोलेंगे। फिर कहता है यही जो सरफेस होता है जिस पर कोई मॉलिक्यूल आके जुड़ते हैं, जिस मॉलिक्यूल के सरफेस पे, उसको एडजॉर्बेंट कहते हैं, और जो लोग आके जुड़ते हैं उनको एडजॉर्बेट अधिशोष्य कहते हैं। अगर यही एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल किसी भी माध्यम से हीट करके, धूप में रख के, अन्य माध्यम से अगर ये हट जाए सरफेस छोड़कर, इस घटना को विशोषण कहते हैं। ठीक है, और एक ऑक्लूजन वर्ड है। एडजॉर्प्शन को ऑक्लूजन तब कहा जाता है जब गैस का एडजॉर्प्शन होता है किस पर? सॉलिड सरफेस पर। इसका एग्जांपल है एडजॉर्प्शन ऑफ H2 ऑन Pt। तो प्लेटिनम वायर पर अगर हाइड्रोजन गैस को भेजा जाए तो हाइड्रोजन गैस उससे बहुत अच्छी एफिनिटी रखती है, और इस तरह से उसके चारों ओर एडजॉर्ब हो जाएगी कि लगेगा वो प्लेटिनम वायर नहीं बल्कि हाइड्रोजन वायर है। इस तरह से ये सब बहुत सारी बातें थी। अब अगला पॉइंट जो ये है फ्री वैलेंसी रेजिडुअल फोर्स या एक्टिव सेंटर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम बात करते हैं। पहला कारण क्या है? एडजॉर्प्शन क्यों होता है? एडजॉर्बेंट के सरफेस पर जो ये एडजॉर्बेंट हैं, इनके सरफेस पर जैसे मान लेते हैं यही है एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट की सरफेस पे ये मॉलिक्यूल्स, गैसियस मॉलिक्यूल आके जुड़ते क्यों? कारण क्या है? उसका कारण यही है कि जो एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल है उनके सरफेस पे पाई जाती है क्या? फ्री वैलेंसीज। इसको समझाने के लिए हम तुमको बहुत आसानी से समझा सकते हैं। जैसे मान लो हम यहाँ खड़े हैं तो हमारा ये जो बॉडी का पूरा ऊपर वाला पार्ट है ये कहलाएगा क्या? सरफेस कहलाएगा। ये हाथ जो हमारा है, हाथ जो है ये भी क्या होगा? सरफेस। बाहर वाला पार्ट जितना भी है सब है सरफेस। मान लो हम एडजॉर्बेंट की तरह बिहेव करेंगे। किसकी तरह? एडजॉर्बेंट। हमारी ओर अगर एक बॉल आ रही हो तो उस बॉल को कैच कर लेंगे। अगर मान लो हमारा एक हाथ खाली हो तो कितनी बॉल कैच करेंगे? एक। दोनों हाथ खाली हो तो 2 गेंद कैच करेंगे। अगर हाथ ही ना खाली हो तो एक भी गेंद कैच नहीं करेंगे। तो हम हो गए एडजॉर्बेंट, और जो बॉल आ रही हो है वो हो गई क्या? एडजॉर्बेट। ठीक है, तो कितनी गेंद हम कैच करेंगे ये किस पर डिपेंड करेगा? हमारे हाथ पर कि कितना हाथ खाली है। वही जो हमारा हाथ है वही कहलाएगा फ्री वैलेंसी। क्या कहलाएगा? फ्री वैलेंसी। और ये फ्री वैलेंसी कहाँ पाई जाती है? सरफेस पर पाई जाती है। तो वही एडजॉर्बेंट के सरफेस पर एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल आके एडजॉर्ब होते हैं। तो क्यों एडजॉर्ब होते हैं? इसका रीजन है कि एडजॉर्बेंट के सरफेस पे पाई जाती है क्या? फ्री वैलेंसीज। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल हमने लिया, कार्बन है। कार्बन के पास टोटल कितने बॉन्ड होते हैं? 4 बॉन्ड। मान लो ये कार्बन हो गया एडजॉर्बेंट। अब इससे आ रहा हाइड्रोजन जुड़ने, अभी इसके पास कितने बॉन्ड खाली हैं तो हाइड्रोजन आएगा इससे जुड़ जाएगा। एक अब कितने लोग जुड़ेंगे? 3, क्योंकि फ्री वैलेंसी अब 3 है। एक हाइड्रोजन और जुड़ गया, अब फ्री वैलेंसी कितनी? 2। एक हाइड्रोजन और जुड़ गया, अब फ्री वैलेंसी कितनी? 1। एक हाइड्रोजन और जुड़ गया, अब फ्री वैलेंसी कितनी है? 1 भी नहीं है। इसके बाद अगर कोई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आए और कार्बन से कहें भाई साहब मुझे भी जोड़ लो, तो कहेगा आप तुमको हम नहीं जोड़ पाएंगे क्योंकि हमारे पास बैलेंसी है या नहीं है, मतलब हमारे पास फ्री वैलेंसी नहीं है। तो इस तरह से कार्बन के पास क्या थी? बैलेंसी थी, तो उसको फ्री वैलेंसी बोलेंगे। लेकिन जो बॉल को हम कैच कर रहे थे हमारे पास बैलेंसी नहीं थी, हम फोर्स लगा के उसको कैच कर रहे थे बॉल को। इस तरह से कहीं कहीं फ्री वैलेंसी रहेगा, कहीं कहीं रेजिडुअल फोर्स यूज होगा। तो यही कहता है कार्बन की जो ये चारों बॉन्ड थे, ये जैसे कार्बन का है ये बॉन्ड, तो यही जो बॉन्ड है अगर कोई आके जुड़ेगा तो यही जुड़ेगा ना, मतलब यही पोजीशन क्या है? एक्टिव। और उसी को तीसरा नाम देते हैं क्या? एक्टिव सेंटर्स। इस तरह से पूरी बातें हैं कि अगर हम बॉल को कैच कर रहे हैं तो क्या फोर्स के द्वारा कैच कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? रेजिडुअल फोर्स। या फिर अगर ये कार्बन हाइड्रोजन को कैच कर रहा है तो क्या है? फ्री वैलेंसी। अगर ये फ्री वैलेंसी ना होती क्या हाइड्रोजन इससे जुड़ पाते? नहीं जुड़ पाते। तो इस तरह से ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई फोर्स नहीं,
बल्कि ये बॉन्ड काम कर रहा है, ठीक है। और हमारे और बॉल के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बल्कि फोर्स काम कर रहा है। तो अगर एडजार्बेट और एडजार्बेंट के बीच में कोई फोर्स काम करे तो उसको बोलते हैं फिजिकल एडजार्प्शन, और अगर कोई बॉन्ड काम करे उसको बोलते हैं केमिकल एडजार्प्शन। तो एडजार्प्शन दो प्रकार का होता है। अगर एडजार्बेट और एडजार्बेंट के बीच में कोई बॉन्ड काम करेगा तो उसको बोलेंगे केमिकल एडजार्प्शन, और अगर एडजार्बेट और एडजार्बेंट के बीच में कोई फोर्स काम करेगा तो उसको बोलेंगे फिजिकल एडजार्प्शन, ठीक है। इस तरह से बातें हैं। ये एडजार्प्शन होता क्यों है, उसका कारण यही है, फ्री वैलेंसीज या रेजिडुअल फोर्स या एक्टिव सेंटर्स। इनके बारे में कुछ और आगे बात करते हैं। रीजन ऑफ एडजार्प्शन मतलब अधिशोषण का कारण। अधिशोषण का कारण क्या है, वही एडजार्बेंट के सरफेस पर किसका होना, फ्री वैलेंसीज का होना। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं, मान लेते हैं कोई मेटेलिक सरफेस ऐसे ही हम ये मेटेलिक सरफेस है, और मेटल्स जनरली किस स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट। तो ये सब जो दिख रहे हैं बाहर, ये हैं सब रेजिडुअल फोर्सेस, या फिर उसी का दूसरा नाम क्या होगा, वैलेंसीज, फ्री वैलेंसीज। इक्वल टू कितना टोटल दिखाई देगा, टोटल 16 है, ठीक है। फ्री वैलेंसीज की संख्या कितनी है, 16 है। और ये कौन सा सरफेस है, सॉलिड सरफेस है। ये एडजार्बेंट है, इस पर मान लो कोई भी मॉलिक्यूल अगर एडजार्ब होने के लिए आएंगे, इस सरफेस पर सब फ्री वैलेंसीज क्या है, खाली है। यहीं पे कोई भी आके आसानी से क्या हो सकता है, एडजार्ब हो सकता है, ठीक है। ये फ्री वैलेंसीज की संख्या कितनी है, 16 है। जैसे एक ईंट हो कहीं पर रख दिया जाएगा तो उतना जितना जगह घेर रहा है उतना खींच दें, कि मतलब मान लो एक ईंट है, इतनी जगह घेर रहा है, रख दिए। अब इसी ईंट को तोड़ छोटा कर दिया जाए, एकदम छोटा, इसी ईंट को तोड़ एकदम इसे छोटा कर दिया, बहुत पार्ट छोटा एकदम पार्ट। अब देखेंगे हम लोग, ये ईंट जितनी जगह घेर रही थी और ये छोटा पार्ट जितनी जगह घेर रहा है, इसकी एरिया हमेशा अधिक होगी इसकी तुलना में। मतलब किसी भी पार्ट, मतलब किसी भी सब्सटेंस को अगर मान लीजिए तोड़ के हम छोटा कर दें तो उसकी सरफेस एरिया क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे मान लो ये मार्कर है, और एक इसी के साथ एक दूसरा इसका छोटा पार्ट ले लिया गया। ये मार्कर है, इसका एक छोटा पार्ट है, दोनों को पानी में डुबा दें, किसमें वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा एडजार्ब होंगे, ये बड़े वाले पार्ट में, छोटे वाले पार्ट की अपेक्षा। क्यों, क्योंकि बड़े वाले पार्ट का सरफेस एरिया अधिक है, तो जितने ज्यादा सरफेस एरिया होती है मॉलिक्यूल उतने ही ज्यादा एडजार्ब होते हैं। तो इस तरह से एडजार्प्शन किस पर ज्यादा होगा, बड़े वाले पार्ट पर कि छोटे पार्ट पर, छोटे पार्ट पर एडजार्प्शन ज्यादा होगा। जैसे इसमें एक बड़ा सा पार्ट था, इसमें रेजिडुअल फोर्सेस की संख्या टोटल कितनी थी, 16 थी। अब इस बड़े वाले पार्ट को हम लोग काट के छोटा कर दें, जैसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दें, और अगर 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे ये सिचुएशन बनेगी। चार पार्ट में डिवाइड करने के बाद अब इसकी सरफेस एरिया भी बढ़ जाएगी और साथ में रेजिडुअल फोर्सेस की संख्या भी बढ़ जाएगी। इस तरह से टोटल रेजिडुअल फोर्सेस की संख्या बढ़ के हो जाएगी अब 32। रेजिडुअल फोर्सेस की संख्या बढ़ जाएगी 32 हो जाएगी, और सरफेस एरिया भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। मतलब कहने का ये हुआ कि सरफेस एरिया बढ़ाने पर रेजिडुअल फोर्सेस या फ्री वैलेंसीज की संख्या बढ़ती है, और फ्री वैलेंसीज की संख्या जितने ज़्यादा बढ़ेगी एडजार्प्शन उतना ही अधिक होगा। तो इस तरह से कहा जाता है कि किसी भी कैटालिस्ट को, आगे पढ़ेंगे हम लोग, कैटालिस्ट को हमेशा चूर्ण अवस्था में लेते हैं या पाउडर फॉर्म में लेते हैं। क्यों, क्योंकि पाउडर फॉर्म में लेने पर उसकी सरफेस एरिया क्या होती है,
अधिक से अधिक होती है, सरफेस एरिया अधिक होगी तो रेजिडुअल फोर्सेस की संख्या अधिक होगी, तो उसका एडजॉर्प्शन पावर अधिक होगा, और एडजॉर्प्शन पावर जितने ज़्यादा होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही अधिक होती है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन एडजॉर्प्शन, मतलब एडजॉर्प्शन पर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, इसी को हमको समझना या पढ़ना है, जिसके बारे में बताए थे फ्रेंडलिच नाम के एक साइंटिस्ट। फ्रेंडलिच ने एडजॉर्प्शन के लिए एक ग्राफ दिया था और उस ग्राफ में टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था। कोई भी ग्राफ खींचा जाए, उस ग्राफ के दौरान अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो जो ग्राफ आएगा उसको क्या बोलते हैं, आइसोथर्म बोलते हैं। ठीक है, तो एडजॉर्प्शन पर प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है इसको समझाए थे फ्रेंडलिच नाम के एक साइंटिस्ट। इसको लिए इन्होंने अपना एक ग्राफ प्लॉट किया है और उस ग्राफ को प्लॉट करते समय उन्होंने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है, जिससे एक ग्राफ मिला है जिसका नाम है फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। और इसको समझाने के लिए इन्होंने एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया है, वो ये है x/m = kp टू द पावर 1/n, जहाँ पर x जो है वो अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट है। एडजॉर्बेट मतलब जो आके जुड़ता है, और स्मॉल m जो है वो अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट है, मतलब जिसके सरफेस पे जुड़ते हैं, और x/m जो है वो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है, मतलब अधिशोषण की सीमा है, मतलब कितना ज्यादा अधिशोषण होगा वही एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कह सकता है। एक्सटेंट की जगह पे तुम रेट भी कह सकते हो, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन है। और ये जो k है यह एक कांस्टेंट है, और n भी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। किसकी वैल्यू, n की वैल्यू। और इसके आधार पे इन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया है, वो ये ग्राफ है, ये x/m और p के बीच में। इस ग्राफ को प्लॉट करते समय उन्होंने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, इसलिए उसका नाम आइसोथर्म। और ये ग्राफ इस तरह का है। इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो इस ग्राफ को देखो, यहाँ पे प्रेशर क्या है, कम है, तो प्रेशर कम है तो x/m की वैल्यू भी क्या है, कम, मतलब अधिशोषण कम से कम हुआ है। जैसे जैसे हम लोग प्रेशर बढ़ाते जाएंगे एडजॉर्प्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, लेकिन एक लिमिटेड वैल्यू तक आने के बाद, एक निश्चित प्रेशर तक आने के बाद फिर हम लोग देखते हैं कि प्रेशर कितना भी बढ़ा दिया जाए, x/m की वैल्यू न तो बढ़ रही है न तो घट रही है। यही जो प्रेशर है इसी को बोलते हैं सैचुरेटेड प्रेशर। ठीक है, इस ग्राफ को टोटल हम लोग 3 पार्ट में तोड़ के पढ़ेंगे। देखो यहाँ से यहाँ तक लगभग ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन लग रहा है, और यहाँ से यहाँ तक लग रहा है कि कर्व है। इसके बाद ये ग्राफ लगभग x एक्सिस के पैरेलल हो गया है आगे जाने के बाद, एक सैचुरेटेड प्रेशर के बाद। उसके पहले हम एक यहाँ पे बात बताते हैं। मान लो ये एक रिलेशन हो, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। यहाँ x पे कितनी पावर है, 1, y पे कितनी पावर है, 1, मतलब y की वैल्यू जितना बढ़ाएंगे उतने वैल्यू बढ़ेगी किसकी, x की। इसके लिए अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें, इस पर x रख दें, इस पर y रख दें, तो अगर यहाँ मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ है 1, 2, 3 और 4। अगर x की वैल्यू 1 करेंगे तो y की वैल्यू 1 होगी, x की वैल्यू 2 करेंगे तो यहाँ, और y की वैल्यू इसके सामने 2 यहाँ होगी, x की वैल्यू 3 करेंगे तो इसकी वैल्यू 3। इससे एक ग्राफ करते हैं, इस ग्राफ से स्ट्रेट लाइन आएगा, मतलब जितना वैल्यू x की बढ़ेगी उतनी y बढ़ेगी, तो उसके बीच में x और y के बीच में पावर का रिलेशन कितने का है, 1, 1, तभी इस तरह का ग्राफ आएगा। वही हाल यहाँ पर है। देखो x/m और p के बीच में जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो देखो ये वाला जो लाइन है इतना, ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब p की वैल्यू जितने बढ़ रही है उतने वैल्यू किसकी बढ़ रही है, x/m की। मतलब जब प्रेशर बहुत कम है, यहाँ पे लगाएंगे ऐसे, एट वेरी लो प्रेशर, जब प्रेशर बहुत कम है उस समय x/m जितना बढ़ रहा है उतना ही बढ़ रहा है p। इस तरह से x/m और p के बीच में जो रिलेशन है वो सेम पावर रहेगा, दोनों पर पावर 1 होगा। तो ये किस ऑर्डर को फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, मतलब प्रथम कोटि के अनुसार ये एडजॉर्प्शन होगा। जैसे हम लोग लिखे थे काइनेटिक चैप्टर कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट के पावर 1 पर। अगर रिएक्टेंट पावर 1 रहे तो किस कोटि का होता है,
प्रथम कोटि की रिएक्शन, और पावर 2 रहे तो द्वितीय कोटि का होता है। यहाँ पर बताइए x/m को ही हम लोग कह सकते हैं क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। तो x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर पर पावर, और वहाँ किसमें चेंजिंग होती थी, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में, और यहाँ किसमें चेंजिंग हो रही है, प्रेशर में। इस तक वहाँ पे रिएक्टेंट था, यहाँ पे प्रेशर है, मतलब दोनों का सेम है। तो देखो यहाँ प्रेशर पर पावर कितना है 1, इसका मतलब जो एडजॉर्प्शन होगा वेरी लो प्रेशर पर, मतलब बहुत कम प्रेशर पर जो एडजॉर्प्शन होगा वो प्रथम कोटि के अनुसार होगा। प्रथम कोटि के अनुसार का मतलब जितने ज्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे उतने ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा, वेरी लो प्रेशर पर। ठीक है, कि प्रेशर जैसे जैसे बढ़ाएंगे x/m की वैल्यू लगातार बढ़ती जाएगी, अतः वह प्रथम कोटि को फॉलो कर रहा है। फिर कह रहा है एट मॉडरेट प्रेशर, मतलब मीडियम वाले दाब पर, मॉडरेट प्रेशर, जब दाब क्या होगा मीडियम, उस समय देखो ये ग्राफ कैसा आ रहा है, कर्व आ रहा है। कर्विकल आने का मतलब ये होगा कि जो x/m होगा प्रेशर के फ्रैक्शनल आर्डर पर निर्भर करेगा। तो ये किस कोटि के अनुसार होगा, भिन्नात्मक कोटि के अनुसार होगा ये एडजॉर्प्शन। किस कोटि के अनुसार होगा, भिन्नात्मक। ये कैसे को फॉलो कर रहा है, x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर 1, ये किसको फॉलो करेगा, फर्स्ट ऑर्डर को के अनुसार एडजॉर्प्शन होगा। लेकिन मध्यम दाब पर x/m प्रेशर के क्या है, फ्रैक्शनल कि भिन्नात्मक कोटि के अनुसार एडजॉर्प्शन होगा, किस पर, मध्यम दाब पर। फिर कह रहा है एट हाई प्रेशर, जब प्रेशर को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो बताओ प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ाने पर x/m की वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है, x/m की वैल्यू p पर डिपेंड ही नहीं करेगी निश्चित प्रेशर के बाद। तो x/m की वैल्यू डज नॉट डिपेंड अपॉन दी प्रेशर, मतलब ये किस ऑर्डर के अनुसार होगा, जीरो ऑर्डर के अनुसार। इस तरह से ये ग्राफ को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक लो प्रेशर पर, एक मीडियम प्रेशर पर और एक हाई प्रेशर पर। लो प्रेशर पर जो एडजॉर्प्शन होता है वो किस कोटि के अनुसार होगा, फर्स्ट ऑर्डर के अनुसार, मतलब जितने प्रेशर बढ़ाएंगे उतने ज़्यादा एडजॉर्प्शन होगा। और जब प्रेशर थोड़ा बीच का हो जाता है तो उस समय जो फ्रैक्शनल कोटि के अनुसार एडजॉर्प्शन होगा। प्रेशर बहुत अधिक हो जाएगा तो उसके बाद न तो x/m की वैल्यू बढ़ेगी न तो घटेगी, मतलब एक निश्चित दाब के बाद प्रेशर कितना भी बढ़ा दें x/m की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये x/m क्या है, ये एडजॉर्प्शन की सीमा है, मतलब कितना ज़्यादा एडजॉर्प्शन होगा। इस तरह से ये ग्राफ है, और इस तरह से फ्रेंडलिश ने प्रेशर को 3 पार्ट में डिवाइड करके अलग अलग तरीके से बताया कि लो प्रेशर पर एडजॉर्प्शन प्रथम कोटि के अनुसार होगा, हाई प्रेशर पर एडजॉर्प्शन डिपेंड ही नहीं करेगा, और मीडियम प्रेशर पर फ्रैक्शनल ऑर्डर के अनुसार होगा। तो ये जो फ्रेंडलिश एडजॉर्प्शन आइसोथर्मल x/m इक्वल टू जो है Kp टू द पावर 1/n, इसका टेस्टिंग कर लें तो दोनों पक्षों का लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा लॉग x/m इक्वल टू लॉग Kp टू द पावर 1/n, ये लॉग m गुणे लॉग n का फार्मूला बनेगा। तो log x/m इक्वल टू हो जाएगा log k प्लस log p टू द पावर 1/n, ये log m टू द पावर n का फार्मूला होगा। तो log x/m इक्वल टू log k प्लस 1/n log p। इसको थोड़ा अरेंज करेंगे तो log x/m इक्वल टू 1/n log p प्लस log k। ये फ्रेंडलिश इक्वेशन का ये दूसरा फॉर्म है। इसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c से अगर तुलना कर दें, ये ग्राफ आएगा, वो ग्राफ y ले लेकर रखेंगे किसको, log x/m को, और x की जगह पे log p, तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। इस स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगी वहां से लेके x एक्सिस के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं इंटरसेप्ट, और वो इंटरसेप्ट होगा log k के बराबर। और इसका जो स्लोप आएगा ग्राफ का, वो स्लोप होगा 1/n। मतलब इस तरह से अगर इस ग्राफ का स्लोप पता हो तो स्मॉल n की वैल्यू निकल सकती है, और इस ग्राफ का इंटरसेप्ट पता हो तो k की वैल्यू निकल सकती है। इस तरह से ये फ्रेंडलिश एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में ये सब बातें थी। यही पूरा पार्ट है एडजॉर्प्शन से रिलेटेड। और थोड़ी थोड़ी बातें हैं जैसे एडजॉर्प्शन को प्रभावित करने वाले कारक। तो कोई भी मान लो ऐसे सॉलिड सरफेस है, मतलब एडजॉर्बेंट, इस पर गैस को अगर लाना है तो गैस यहाँ के एडजॉर्ब कब होगी, जब इस पर हम लोग खूब ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तब जाके, मतलब प्रेशर बढ़ा दें तो एडजॉर्प्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है।
और मान लो अगर इसको हीट कर दें, टेम्परेचर बढ़ा दें, तो जो गैसें यहाँ जुड़ी हुई हैं सब निकल कर भाग जाएंगी। इस तरह से प्रेशर बढ़ाने पर एडजॉर्प्शन बढ़ता है और टेम्परेचर घटाने पर एडजॉर्प्शन बढ़ता है, और वह गैसें आसानी से एडजॉर्ब होंगी जिसका क्रांतिक ताप निम्न होता है। नहीं, जिसका क्रांतिक ताप उच्च होता है उसका एडजॉर्प्शन अधिक से अधिक होता है। ठीक है, इस तरह से बात है।